Assalamualaikum. Welcome to the 18th lecture of Developing Your Research and Project. इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हाउ यू कैन हैंडल a proficient reading, or you can do a proficient reading, how you can handle an academic arguments, और कैसे आप इसको पढ़ सकते हैं, कैसे आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. उसके लिए वी आर गोइंग टू स्टडी द वन पेपर फॉर दिस, जो कि एक रिसर्च पेपर मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके साथ शेयर करूंगी. उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक रिसर्च पेपर होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन सी चीज़ें आपने पढ़नी होती हैं, किस तरह आप आर्गुमेंट्स को समझ सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों पर आपने अपना फोकस रखना है. ठीक हो गया जी. अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ. Okay guys, this is your PPT for today. Sorry. Okay, now handling your academic arguments, proficient reading and understanding in solving problem and arguments. Now understanding argument, academic argument क्या होता है, understanding academic argument क्या होते हैं कि जो आर्गुमेंट होता है वो एक तरह से हार्ट ऑफ अ डिस्कशन होता है. एक एकेडमिक राइटिंग का जो अगर हार्ट आप समझते हैं वो क्या होती है, उसका आर्गुमेंट होता है. अगर स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट आपने डिफेंड कर लिया, अपना आर्गुमेंट स्ट्रांगली डिफेंड कर लिया, तो यू आर सक्सेसफुल टू डिफेंड योर प्रोजेक्ट. लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, एट द हार्ट ऑफ मच एकेडमिक राइटिंग इज एन आर्गुमेंट. An academic argument can vary in a form according to the subject area. However, there are shared common elements. You need to be able to deconstruct and understand an academic argument when reading and create an argument in your own writing. सबसे पहली बात यह है कि जैसा भी मटेरियल हो, आप लोगों ने जो भी टॉपिक हो, आपने उसके मुताबिक एक स्पेसिफिक मटेरियल कलेक्ट करना होता है और उसी स्पेसिफिक मटेरियल के ऊपर आपने काम भी करना होता है. अब आप पर है कि आप इसको कैसे लेके चलते हैं. ठीक है क्या. अब इसके बाद ये है कि जितना आप स्ट्रांगली रिसर्च करेंगे अपने आर्गुमेंट के बारे में, उतना ही आप अच्छा आर्गुमेंट डेवलप कर सकते हैं. ठीक हो गया जी. सॉरी. अच्छा, लेकिन क्या होता है कि जो भी आर्गुमेंट होता है वो आपने लिखना तो अपनी ही राइटिंग में है, अपने अल्फाजों में लिखने. इसलिए आपको चाहिए कि कैसा सिस्टम, एक सेंटेंस का जो सिस्टम है वो, ये सेंटेंस ऐसा क्रिएट करें जो कि स्ट्रांगली एग्री करे पढ़ने वाले को या सुनने वाले को अबाउट योर आर्गुमेंट. ठीक हो गया. अगर आपने कोई लूज सेंटेंस या ऐसे डिसकंस्ट्रक्टिव सा सेंटेंस अपने आर्गुमेंट में डाल दिया तो क्या होगा इससे कि अगर आप सही भी बात कर रहे हैं तो वो इम्प्रेसिव नहीं लगेगी. तो बहुत ही एहतियात के साथ अपने आर्गुमेंट को डेवलप करना है. ठीक हो गया जी. नेक्स्ट है, अ क्लेम रेफर टू द राइटर ओपिनियन or a position regarding to the matter begins writing about. This is not factual but a debatable and so needed to be agreed. क्या होता है कि जो आपको ओपिनियन होना चाहिए वो एक मैटर रिगार्डिंग होना चाहिए. मतलब वो ये नहीं होना चाहिए कि आपने जस्ट इंफॉर्मेशन शेयर की है. यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन अ फोकस पॉइंट. वो डिबेटेबल होना चाहिए, यानी कि अगर आप उसके बारे में किसी से बात करते हो तो वो उसको समझ आए कि यू आर टॉकिंग अबाउट सम नॉलेजेबल स्टफ, यू हैव सम नॉलेजेबल स्टफ एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग दैट इज वेस्टेबल, जो सुनने के काबिल भी नहीं है. क्योंकि at the end you have to present your article in front of your supervisor, external or internal, और डायरेक्टर के सामने भी कुछ लोग पेश करते हैं. मैं क्योंकि दिस इज एन एकेडमिक आर्गुमेंट. ठीक है. तो एकेडमिकली आपने उसको रिप्रेजेंट भी करना है. तो ये देखना चाहिए कि आपका जो पॉइंट है वो बहुत ही मॉडर्न हो, वैलिड हो, अप टू डेट हो. पुराने पॉइंट्स को डिस्कस ना करें. लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक वैल्यूएबल कंटेंट और नॉलेजेबल कंटेंट और इम्पोर्टेंट कंटेंट. देखें, अगर कोई इम्पोर्टेंट कंटेंट तो है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर वर्किंग ऑन अ 5-year plan which is something that happened in the past,
वो इम्पोर्टेंट था उस वक्त मगर अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ऐसे एकेडमिक आर्गुमेंट जनरेट करने हैं आपको जो मॉडर्न हो। ठीक हो गया। Data related to the evidence that is used by the writer to support their claims, they may be factual or contain reference to specific example. डेटा जो है वो एविडेंस के मुताबिक होना चाहिए। यू हैव टू सपोर्टिव डेटा होना चाहिए जो कि आपके एविडेंस को सपोर्ट करे। ये नहीं होना चाहिए कि आपने कोई फॉल्स डेटा उठा लिया और उसको अपने एविडेंस को बस प्रूव करना है। नहीं, ऐसा नहीं करना, आपने एक अच्छा डेटा उठाना है। Justification refer to the writer's and interpretation of the fact or circumstances. It's link the data with the claim in the argument. जस्टिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए जो इंटरप्रिटेट करे, इंटरप्रिटेशंस करे, इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, मतलब बयान करे कि फैक्ट्स का, यानी कि जस्टिफिकेशन फेक जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए विद अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस। रिमेंबर हैंडलिंग एकेडमिक आर्गुमेंट, इसके लिए हम पेपर पढ़ेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ये मैं आपको इस लेक्चर के एंड में आपको बताऊंगी। ओके, आपकी अच्छी रीडिंग स्किल होनी चाहिए और आपको देखिए एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जहां से भी लोकेट कर रही है वो टेक्स्ट बड़ा रिसोर्सफुल होना चाहिए। ठीक है। हाउ टू रीड एन आर्टिकल, ये अब हम देखेंगे इसमें कि हम कैसे आर्गुमेंट देखते हैं, एकेडमिक गैप्स क्या होते हैं, हैंडल कैसे करना होता है। अच्छा, अब हम चलते हैं टूवर्ड्स आवर पेपर। ओके जी, ओके ओके जी। नाउ अगेन मूविंग टुवर्ड्स योर पीपीटीज। राइट, तो हम यहाँ पर थे, पेपर के बारे में हम देख रहे थे। इसको मैं पेपर में हमने देखा कि कैसे हम जो है आर्टिकल को रीड करते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, गैप कैसे फाइंड करते हैं, और उसके एकेडमिक आर्गुमेंट्स को हमने हाईलाइट किया। नेक्स्ट है हमारे पास जो चीज है, वेट, सॉरी, ओके, व्हाट काइंड ऑफ सोर्सेज डू आई नीड टू परस्यू माय पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं ताकि दिमाग में आता है कि किस तरह का सोर्स जो है हमारे पास हमने ऐड करना चाहिए। तो लिखा है द आंसर इज द राइट सोर्स डिपेंडिंग इंटायरली ऑन व्हाट यू आर स्टडिंग एंड द मेथड यू आर प्लान टू यूज। फोकस ऑन द सोर्स यू नीड रादर देन दैट सीम्स कॉमन प्लेसेस। देखिए, कभी भी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि जो मेथोडोलॉजी हम फॉलो करने वाले हैं वही बेस्ट मेथोडोलॉजी है और वही हमें देखनी चाहिए, बट इट्स नॉट ट्रू। हम जो है हमें वही मेथोडोलॉजी फॉलो करनी चाहिए जो कि जरूरी होती है, एक राइट मेथोडोलॉजी। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद ये है कि हमारे पास जो सोर्सेस हैं वो जो है ऑथेंटिक सोर्सेज होने चाहिए। ये नहीं कि हम जो है वो कोई भी सोर्स उठाकर जो है इस चीज को देख लें कि जी ये जो है सबने यूज किया हुआ है तो हम भी यही यूज करेंगे और यही जो है हमारे पास सबसे जबरदस्त सोर्स है। अब हमने क्या यूज करना है, हमने बेहतरीन सोर्स इस्तेमाल करने हैं। हमें लगना चाहिए कि ये मेथड वाकई ही हमारे लिए है और ये काम कर रहा है। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक और चीज है, it is likely I use both primary and secondary source, but how should I cater off for this in my structure। मतलब ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा वाला जो है वो सोर्स यूज करना है। Think firstly about whether you begin with the literature review or whether to introduce your source as you proceed। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप लोगों ने लिटरेचर रिव्यू को देखना है कि किस तरह के जो सोर्सेज हैं वो अवेलेबल है इन ऑल द लिटरेचर दैट इज यूज्ड बाय द डिफरेंट फिलोसोफर, डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट ऑथर्स। ठीक है।
और फिर ही आपको पता चलेगा कि आपने बेस्ट मेथोडोलॉजी किस तरह यूज करनी है. विच सोर्स आर नीडेड टू बेस द प्रोजेक्ट ऑन एंड एस्टेब्लिश द क्वेश्चन ऑन विच वी आर नीडेड लेटर टू डू द एनालिसिस. अब इस चीज का आंसर आपको कैसे मिलेगा कि आपने अपने लिटरेचर रिव्यू को देखने हैं, डिफरेंट लिटरेचर को पढ़ना है, मैक्सिमम लिटरेचर को आपने पढ़ने की कोशिश करनी है. मतलब एक आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए कुछ 5 से 6 लिटरेचर पढ़ने पड़ते हैं ताकि एक अच्छा आर्गुमेंट हमारे पास डिराइव्ड हो और आप हमें पता चले कि कौन सी मेथोडोलॉजी हमने यूज करनी है. व्हाट इज माय रिसर्च नीड टू बी ओरिजिनल एंड व्हाट डजंट. कैसे पता चलेगा कि आपकी रिसर्च ओरिजिनल है और कैसे नहीं. Something about your research should be original as what is purpose, and but original research can mean a lot of things. Look at the old data with the newly method is original research. Draw a new conclusion from the secondary sources, it's original research. Applying an existing theory to the new case study is an original research. क्या होता है कि ओरिजिनल रिसर्च कैसे पता चलती है कि एक ओल्ड डेटा को न्यू मेथड से रिन्यू किया गया है. ओरिजिनल रिसर्च है, किसी बंदे ने पुराने डेटा को कलेक्ट किया है, उस पर काम किया है, कुछ कंक्लूजन निकाले हैं, पहले किसी ने इस पर काम नहीं किया हुआ या कुछ रेलिवेंट लोगों ने इस पर काम किया हुआ है, तो दिस इज समथिंग न्यू. अब आप सेकेंडरी डेटा लेते हैं और उस पर रिसोर्सेज अपने लगाते हैं और काम करते हैं, उससे कंक्लूजन ड्राइव करते हैं, दैट इज योर ओरिजिनल. अब एग्जिस्टिंग थ्योरी पर आप कोई केस स्टडी कर देते हैं, जैसे कि डिफरेंट हमारे पास केस स्टडीज आई थी. नोकिया की केस स्टडी आई हुई थी, वॉलमार्ट की केस स्टडी आई हुई थी, एक हमारे पास जो कैमराज होते थे कैटकोस कैमराज, उनकी एक बड़ी जबरदस्त सी केस स्टडी थी. तो उस पर अगर आप कुछ काम करते हैं और कुछ अच्छा निकालते हैं या कुछ बुरा निकालते हैं कि उनको नहीं ऐसा करना चाहिए था तो या करना चाहिए था, या उनकी स्ट्रैटेजीज के बारे में आप पढ़ते हैं अबाउट जो कंपनीज फॉल हुई हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में हैं, यू आर स्टडिंग या आप स्टैट के स्टूडेंट हैं और कोई डिराइवेशन ऑलरेडी दे दी गई और आप उसमें अपनी एक केस स्टडी ऐड करते हैं, न्यू डिराइवेशंस को उसमें से ड्राइव करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो चीजें नहीं ड्राइव हुई हैं उनके बारे में जानते हैं, दैट इज ओरिजिनल रिसर्च बाय यू. अच्छा, डू यू मॉनिटर योर वर्क ऑन. अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपने मुझे आंसर करने हैं कि क्या आप अपने, ये एक तरह का आपका एनालिसिस हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपने लाजमी मुझे आंसर करने हैं. डू यू मॉनिटर योर वीकेंड टास्क के साथ आपने ये ऐड करने हैं. डू यू मॉनिटर योर वर्क ऑन डेली बेसिस. डू यू नो हाउ यू कैन रीड अ कंप्रीहेंशन. एक कंप्रीहेंशन को कैसे आप रीड करते हो, क्या आपको ये आता है कंप्रीहेंशन को रीड करना. अच्छा जी, और अगर आप लोग अवेयर हैं इन 4 आर्टिकल्स के पब्लिकेशन से, स्प्रिंगर, जेस्टोर, एमरलैंड, या आपने सर्च करने हैं और मुझे बताना है कि इसके बारे में आपने क्या जाना, ये क्या थी पब्लिकेशन, और या यकीन जानिए अगर ये चीजें आपने देख ली तो आपको पता चल जाएगा कि आप अपना आर्टिकल कैसे पब्लिश करवा सकते हैं. ठीक हो गया जी. ये कुछ चीजें हैं, इसको गौर से देखना है आपने, बड़ी इम्पोर्टेंट था ये लेक्चर. और आपको अगर कुछ ही समझ नहीं आई तो यू हैव टू कंसर्न मी और आपने मुझे बताना है. नाउ थैंक यू सो मच. आई होप आपको आज का लेक्चर थोड़ा समझ आ गया होगा. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें, लेकिन इस कॉम्प्लिकेशन को आप ही सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज यू नो योरसेल्फ एट द बेस्ट लेवल. और आपने देखना है कि कैसे आप अपने एनालिटिकल स्किल्स को यूज करते हुए कोई भी रिसर्च पेपर उसको पढ़ सकते हैं और उससे एब्स्ट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट चीजें और अपने पास सेव रख सकते हैं. ठीक है, हर आर्टिकल पढ़ने वाला भी नहीं होता, सिर्फ इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन से ही आप जान सकते हैं कि आपने जो चीज जानी है वो इसमें है या नहीं, या जो आपको चीज चाहिए वो इसमें मौजूद है या नहीं मौजूद है. ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज लेक्चर और आई होप आपको समझ आ गई होगी. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, टेक केयर. हाँ जी, अभी हम चलते हैं अपने पेपर की तरफ और ठीक है जी. ये मेरे पास एक पेपर है ऑन द हॉस्पिटैलिटी. सबसे पहले हमारे पास जो जबरदस्त सी चीज है वो है टॉपिक हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. ये आपने नोट कर लेनी ये चीजें. अच्छा जी, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उनको मैं रेड पेन से मैंने कुछ चीज हाईलाइट भी की हैं. अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कब ये शाया हुआ, किसने लिखा, ठीक है, फॉर योर रेफरेंसिंग. ठीक है,
तो ये चीजें आप साथ साथ हाईलाइट करते जाइए तो आपको बड़ा आसानी हो जाएगी व्हाइल यू आर रीडिंग और एडिंग द कंटेंट फ्रॉम दिस पेपर टू योर ओन पेपर। ठीक हो गया जी। एब्स्ट्रैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में अब क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हमने हाईलाइट करेंगे और फिर हम लिखेंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट में हमारे पास जी दिस आर्टिकल एक समराइज किया गया है CSR पर, ठीक है। बहुत सारे ऑथर्स ने इस पर लिखा है, सोशल प्रॉब्लम है। अब CSR क्या होती है कि बिजनेस को हम सोशली एंड एनवायरमेंटली इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये लाइन हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक हो गई, इसमें हाईलाइट करना। तो इसको मैं अपनी तरह से लिखूंगी कि जी CSR जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस पेपर कि बिजनेस को कैसे हम सोशली एनवायरमेंटली चेक करते हैं, राइट हो गया। एक चीज और इम्पोर्टेंट है इसमें कि आप अगर रेफरेंस लेना चाह रहे हैं, अब यहाँ पर एक और चीज है कि इसने बड़ा स्पेसिफिकली अपने आर्गुमेंट को बताया है कि लोगों को या पढ़ने वालों को बताया कि मैं कोई आगे पीछे की इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड कर, आई एम जस्ट एडिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न नॉलेज। ये 2009 में है, तो मैंने जी मुझे डेटा यहाँ से मिलेगा कि शेयर का 2022 27, ठीक है जी। 2002 से लेकर 2017 तक का डेटा मुझे इसमें मिलेगा इन हॉस्पिटैलिटी प्लस इन फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री को जानने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल योर टॉपिक इज अबाउट हॉस्पिटैलिटी, तो आप उन चीजों को हाईलाइट करेंगे जो सिर्फ हॉस्पिटैलिटी से एफिलेट करती हैं, ठीक हो गया। जैसे कि पहली चीज यही होगी कि जो भी बंदा होगा उसने हॉस्पिटैलिटी की डिफाइन किया होगा। अब इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ, इफ आई एम वर्किंग ऑन हॉस्पिटैलिटी मैं इसको येलो कर देती हूँ, या फिर आई एम डूइंग इट टू चेंजिंग इट्स कलर इनटू ओके सर डार्क से कलर रख लेते हैं, ठीक है जी। हमने इसका कलर ये कर दिया है, मस्टर्ड कलर कर दिया है, ओके। अगर मुझे चाहिए CSR की वजह, तो ये देखिए मैंने CSR को लिखा हुआ है, द एक्शन impact on a business socially and globally as a business have a responsibility to ensure the impact। अब ये मुझे CSR पर रेफरेंसिंग मिल रही है, एक मुझे डेटा कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। एक ऑथेंटिक डेटा है जी, किसी बंदा है पैटर्न एक राइटर है उसने जो है लिखा हुआ है, तो मैं इस चीज को इंश्योर करूंगी क्योंकि ठीक है ये एक रेफरेंस है मेरे पास, एक ऑथेंटिक आर्टिकल है जिसका ऑथेंटिक रेफरेंस हो सकता है, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर लूंगी रेड से। CSR पर एक और चीज मैंने कर दी, इसकी डेफिनेशन अगर मुझे चाहिए तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सीधे चले जाएंगे हम कंक्लूजन पर अपने। अगर हम जानना चाह रहे हैं कि हॉस्पिटैलिटी की क्या मतलब वैल्यू है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इस बंदे ने किस चीज को हाईलाइट किया है, तो हमें इंट्रोडक्शन से या एब्स्ट्रैक्ट से उसका पता चल जाता है कि जी वो जानना चाह रहा है हॉस्पिटैलिटी की वैल्यू इन थ्रू CSR। मतलब दो तरह के इसने वेरिएबल यूज किए हैं, एक हॉस्पिटैलिटी और दूसरा CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉजिटिव इम्पैक्ट जानना चाह रहा है, ठीक हो गया। तो क्या हमारे पास है कोरिलेशन, इसका पॉजिटिव कोरिलेशन जी बंदा जानना चाह रहा है या बंदी जानना चाह रही है। अब हमने देखना है कि कैसे उसने अपने आर्गुमेंट को एक्सप्लेन किया। अब होता है एकेडमिक आर्गुमेंट को हैंडल करना। यहाँ इसने लिखा है कि ट्रेडिशनली मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम होता था और जिसका इम्पैक्ट कंज्यूमर पे अच्छा नहीं होता था, मतलब हॉस्पिटैलिटी को वो कह रहा है कि हॉस्पिटैलिटी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज है कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एक्सपेंस, चीज को देखें, मतलब एक यहाँ से मैं देखना for the business to be sustainable, the triple bottom line which measure the economic, environment and social profit loss which embraces all the business, social environment created by to solve the business and अब यहाँ से एक चीज पता चलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किसके बारे में है, आपके CSR के बारे में है। इसको रेड कर देती हूँ कि जरूरी है वो अपना आर्गुमेंट कैसे डिफाइन कर रहा है, उस लाइन को हाईलाइट करना बड़ा जरूरी होता है। अब आपने इसको उठाना है और यूज करना है एज अ रेफरेंस, कि आपने इस पेपर से उठाया है एक चीज, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस उठाया है कि इस बंदे ने एक मॉडर्न रिसर्च की है और उसने अपने एविडेंस को पॉजिटिवली प्रूफ करने के लिए ये जो है आर्गुमेंट पेश किया है, ठीक हो गया जी। अब आपको जो आर्गुमेंट सही लगते हैं आप उसको देख सकते हैं। नाउ रेफरेंसेस की बात आ गई, अब ये रेफरेंसेस हैं, अब इनमें से आप क्या देख सकते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट गुड डीड हेल्प कम्युनिटी देन बिल्ड लॉन्ग टर्म बिजनेस।
अब रेफरेंसेस से आप कैसे आर्गुमेंट्स को उठा सकते हैं। अब ये डिफरेंट तरह के रेफरेंसेस हमारे पास है, अब डिफरेंट तरह के पेपर्स हैं। अब आपको देखिए, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, ये जो जितने भी रेफरेंसेस है ये एक तरह का आपके पास डेटा है। ये डेटा आपने सर्च करना है। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल टॉप होटल कंपनीज रिपोर्टिंग के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, ये मिल जाएगा आपको। ठीक हो गया जी। आप एथिकल डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, ये मिल गया। अगर आपने टोबैको की कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ना है तो ये मिल गया। तो इसी तरह आपको डिफरेंट, अब अगर आपने इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हॉस्पिटैलिटी, मतलब सिर्फ आपका जो काम है वो हॉस्पिटैलिटी के बारे में और टूरिज्म के बारे में है, तो आप इसको आर्टिकल को फोकस कर सकते हैं, आप इसको उठा सकते हैं। अब यही जो आर्टिकल्स होते हैं आपको, मतलब फॉर एग्जांपल आप अपना एक रिलेटेबल टॉपिक उठा लेते हैं, उसी से आप आर्टिकल्स निकालते हैं और वो आर्टिकल ही आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाते हैं। अब यहाँ पहुंच गए। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। यहाँ पर आप गैप कैसे फाइंड कर सकते हैं। गैप हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि मुझे गैप फाइंड करना बता दें, गैप कैसे फाइंड करते हैं, तो गैप तो आपके पास ही है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है, मुझे बताइए, मेरा ओपिनियन है, मैं फॉर एग्जाम्पल गैप फाइंड करना चाह रही हूँ, तो मैं ऐसे कहती हूँ कि यार ठीक है, मतलब आपने लिखा है मॉडर्न नॉलेज है, क्योंकि आप 2009 में लिख रहे हैं, पब्लिश पेपर कर रहे हैं, और आपने जो आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट किया है वो 2002 से लेकर 2017 तक है। बट व्हाट इज हैपन इन 2008, आप 2008 की स्टडीज को मर्ज कर सकते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि वो 1 ईयर का जो लीव गैप है उसमें क्या हुआ, उसमें किस तरह की डेवलपमेंट हुई, और वो चेंज भी आप स्टडी कर सकते हैं। इसने इफेक्ट स्टडी किया, आप चेंज को स्टडी कर सकते हैं। एट द एंड आए, अब ये तो हो गया स्टार्ट का गैप फाइंडिंग। ये उन लोगों के लिए जिनको गैप फाइंडिंग का नहीं पता या नहीं समझ आ रही कि किस तरह एक पेपर से अपना गैप या अपना टॉपिक निकालना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज लिखी गई है, for the business to be stable, sustainable, the triple bottom line which measure the economic, environmental and social profit and loss must be embarrass all the business। अब हम इसने यहाँ पर इसने तमाम बिजनेस की बात नहीं की, इसने सिर्फ टूरिज्म की बात की है। आप अपनी तरह का, अपने पसंद का, अपने दिमाग का टूरिज्म बिजनेस, केमिकल बिजनेस, फार्मास्यूटिकल बिजनेस, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर इंटरेस्टेड, आप उसको ऐड कर सकते हैं और आप अपना टॉपिक जनरेट कर सकते हैं। बट बी स्पेसिफिक, जैसे इसने सिर्फ हॉस्पिटैलिटी की बात की इन CSR, वो एक इसका टर्म है, और उसने बहुत ही वाइड रेंज पर नहीं लेके गया, उसने जैसे उसको समराइज करके एक छोटा सा पेपर पब्लिश कर दिया है। तो इस तरह के पेपर भी आप पब्लिश कर सकते हैं इफ यू आर नॉट स्टडिंग इन एकेडमिक, या आप एमफिल नहीं कर रहे, तो आप इस तरह पे अपना पेपर पब्लिश कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। रादर देन जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एब्स्ट्रैक्ट को गौर से पढ़ा करें और कंक्लूजन को देखा करें। कंक्लूजन में ही आपका आंसर है। जैसे कि अगर हम कंक्लूजन की लास्ट लाइन पढ़ें, corporate social responsibility activities should not be based on but instead integral to the long-term success of the company. Business and the society are dependent upon each other and both must have a healthy and either will be driven into the future. Driven into the future मतलब कि ये जो है कोई लॉन्ग टर्म कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट एक चीज है टू डिराइव योर बिजनेस इन द पॉजिटिव वे। ठीक है जी, ये चीज हो गई। थैंक यू, और चलते हैं हम दोबारा PPT की तरफ।